स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर में आज हम देखेंगे रोजगार तथा आय का क्लासिकल सिद्धांत, जो कि ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है सेकेंड ईयर में। तो इसके ऊपर हम देखते हैं कैसे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने रोजगार और आय का सिद्धांत दिया और इसके बाद में किस तरीके से किन्स के द्वारा इनकी आलोचना की गई। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों में जैसा कि नाम देखिए जेबीसी, अल्फ्रेड मार्शल, फिशर, एजवर्थ, बेगू आदि अर्थशास्त्रियों का समावेश किया जाता है। इन संप्रदाय के द्वारा प्रतिपादित आर्थिक सिद्धांतों एवं अवधारणाओं को क्लासिकल अर्थशास्त्र कहा जाता है। इसके अगर उदय की बात करें तो इसका प्रादुर्भाव 1776 से अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन से माना जाता है। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का विकास 1776 से उसके पश्चात की एक शताब्दी से अधिक अवधि में 1890 तक मार्शल की प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स तथा पीडू की पुस्तक के प्रकाशन से अपने शिखर पर पहुंच गया। क्लासिकल अर्थशास्त्र के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता एवं मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में सदैव ऐसी शक्तियाँ क्रियाशील रहती हैं कि दीर्घकाल में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान रहती है। अर्थात ये मानते हैं कि क्या मानते हैं ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता एवं मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था ये क्रियाशील रहते हैं, ये हमेशा रहेंगे और इनकी वजह से दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता की इनकी वजह से दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान, अति उत्पादन की स्थिति भी नहीं होती है, न ही बेरोजगारी की स्थिति पाई जाती है। इनके अनुसार अर्थव्यवस्था में जो बेरोजगारी पाई जाती है वह बेरोजगारी कौन सी होती है? वह ऐच्छिक बेरोजगारी होती है, यानी कि व्यक्ति अपनी मर्जी से रोजगार नहीं करना चाहता है, अथवा अल्पकालिक बेरोजगारी यानी अल्पकाल में असाम्यताओं की वजह से बेरोजगारी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन दीर्घकाल में हमेशा ही पूर्ण रोजगार की स्थिति को ये मानते हुए चलते हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि कुछ ऐसी शक्तियाँ क्रियाशील रहती है खुली बाजार अर्थव्यवस्था में कि मजदूरी की नम्यता तथा कीमतों में समायोजन, मुक्त बाजार एवं पूर्ण प्रतियोगिता के कारण अर्थव्यवस्था में ऑटोमेटिकली पूर्ण रोजगार की सामान्य स्थिति पाई जाती है। यानी कौन कौन चीज़ें मानते हैं? ये मानते हैं मजदूरी में फ्लेक्सिबिलिटी है, कीमतों में एडजस्टमेंट हो रहा है और मुक्त बाजार है और पूर्ण प्रतियोगिता ये आपस में ऑटोमेटिकली चल रहे हैं। इस वजह से अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। इनकी मान्यताओं को अगर हम देख लेते हैं तो ये देखिए, अजप्शन क्यों ली जाती है? अजप्शन लेने का कारण ये है, इससे आपकी जो थ्योरी होती है उसे सहायता मिल जाती है इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम चलेंगे तो पूर्ण रूप से वैसी वास्तविकता नहीं पाई जाती है जैसा हम थ्योरी में पढ़ते हैं। तो अजप्शन का मुख्य कारण यही है कि इससे आप अपनी थ्योरी को कितना सीधा बना सकते हैं, कितनी सरलता से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अजप्शन इन्होंने जो लिए हुए हैं, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को ये मानते हैं। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में सामान्यतः पूर्ण रोजगार की स्थिति सदैव विद्यमान रहती है। ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति रहेगी दीर्घकाल में। अल्पकाल में अल्प रोजगार या आप कह सकते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी पाई जा सकती है, लेकिन दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार की स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता मानते हैं। नेक्स्ट, मुद्रा की तटस्थता की मान्यता के अनुसार ये है कि मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम एवं संचय का आधार है, यह उत्पादन एवं रोजगार को प्रभावित नहीं करता। ये क्या मानते हैं? चूंकि ये मौद्रिक तत्व है मुद्रा, तो ये वास्तविक तत्व को या वास्तविक जगत को प्रभावित नहीं करती हैं। यानी वास्तविक तत्व में कौन आ गए हैं? उत्पादन और रोजगार, इनको ये प्रभावित नहीं करती हैं। मुद्रा केवल मूल्य स्तर को प्रभावित करती है, कीमतों में नम्यता लेकर आ सकती है, में नम्यता लेके आ सकती है, लेकिन यह है
वास्तविक यानी उत्पादन को या रोजगार को प्रभावित नहीं करती हैं। नेक्स्ट है अति उत्पादन असंभव है। इनके अनुसार ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में जितना उत्पादन होता है उसकी मांग अपने आप क्रिएट हो जाती है। इसका कारण क्या है? ये जेबीसी के जो से का जो नियम दिया गया है, से का बाजार नियम, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, तो उस थ्योरी को ये मान के चलते हैं, उस अजप्शन को, माने वो जो थ्योरी उन्होंने दी उसको ये मान्यताओं में लेके चलते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादन किया जाएगा उसकी मांग अपने आप क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसा मान के चलते हैं। नेक्स्ट है मजदूरी दर व कीमतों में फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर मानते हैं कि इकोनॉमी के अंदर अपने आप एडजस्टमेंट होता चलेगा और अर्थव्यवस्था में हमेशा रोजगार स्थापित रहेगा। नेक्स्ट ये मानते हैं स्वतंत्र बाजार में स्वचालित मूल्य तंत्र की मान्यता। यह है ऑटोमेटिकली प्राइस में अर्थव्यवस्था में कीमतों का डिसाइड होता है, कोई कंट्रोल्ड कीमत को ये नहीं मानते हैं। ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति के द्वारा कीमतें अपने आप ही निर्धारित हो जाती है और वह निर्धारित कीमतें जो कि स्वचालित रूप से निर्धारित हुई है वे अपने आप अर्थव्यवस्था में स्थिरता लेकर आ जाते हैं। नेक्स्ट है अन्य बातें स्थिर रहने की मान्यता। अन्य बातें में ये मानते हैं कि मुद्रा की मात्रा, पूंजीगत स्टॉक, प्रौद्योगिकी, लोगों की मनोवृत्ति, बचत और निवेश आदि में समानता आदि में स्थिरता की है कल्पना करते हैं। क्लासिकल सिद्धांत में अगर हम मुद्रा और कीमतों की बात करते हैं तो क्या कार्य है? मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम होती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा संचय का साधन हो सकती है, लेकिन मुद्रा केवल विनिमय का मापक है। अतः मुद्रा की मात्रा में होने वाला परिवर्तन कीमत स्तर को ही प्रभावित करता है, जबकि अर्थव्यवस्था में ये आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट देख लिए, ये केवल विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है। मुद्रा की मात्रा में होने वाला परिवर्तन केवल कीमत स्तर को प्रभावित करता है, जबकि अर्थव्यवस्था में वास्तविक आय, ब्याज दर, आर्थिक क्रियाओं के वास्तविक स्तर पर मुद्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी ये मानते हैं कि अर्थशास्त्र में मुद्रा की तटस्थता की धारणा का प्रतिपादन करते हैं। ये इस प्रकार क्लासिकल अर्थशास्त्र में उत्पादन, रोजगार तथा वास्तविक आय को प्रभावित करने में मौद्रिक नीति की भूमिका की उपेक्षा की है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या मौद्रिक नीति यहाँ पर रोल अदा करती है उत्पादन, रोजगार और वास्तविक आय को प्रभावित करने में? तो इसका उत्तर है कि नहीं, क्योंकि ये मानते हैं कि मौद्रिक तत्व या मौद्रिक नीति वास्तविक तत्वों को प्रभावित नहीं करती है। इसी का क्रिटिसिज्म आगे हम केन्स की थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने क्लासिकल थ्योरी की क्रिटिसिज्म की है। क्लासिकल थ्योरी की अगर हम मुद्रा और कीमत स्तर का संबंध की बात करें तो ये मानते हैं कि मुद्रा की पूर्ति में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन, देखिए पहला तो ये है कि ये विनिमय के माध्यम के रूप में मानते हैं मुद्रा। ये ऐसा कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज के लिए काम आती हैं। जैसा कि आपने फेशर का सिद्धांत पढ़ा है, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत हमने पढ़ा है, उसमें वो क्या कहते हैं कि मुद्रा सिर्फ विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती हैं। तो उस थ्योरी को ये यहाँ पर अपनी मान्यता में लेके चलते हैं। अर्थात फिशर कह रहा है मुद्रा सिर्फ विनिमय का माध्यम है, तो ये इस चीज़ को मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये है विनिमय का माध्यम का कार्य करती हैं, ये संचय का कार्य नहीं करती हैं। ठीक है, तो संचय का कार्य नहीं करती हैं और ये मानते हैं कि इनके अनुसार मुद्रा की पूर्ति में होने वाला परिवर्तन केवल कीमत स्तर को प्रभावित करता है तथा मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर में प्रत्यक्ष एवं आनुपातिक संबंध है। अगर मुद्रा की मात्रा को दुगना कर दिया जाए तो अन्य बातें स्थिर रहने पर कीमत स्तर भी दुगना हो जाएगा, और इसके विपरीत अगर इसे आधा कर दिया जाए तो कीमत स्तर भी घट के आधा रह जाएगा। ये समीकरण हमने पढ़ ही लिए हैं पहले फिशर की इक्वेशन में, PT बराबर mv। इस समीकरण में हमने लास्ट वीडियो में हम ये देख चुके हैं, हम इसमें आगे देखेंगे। ये आपने फिशर की समीकरण पढ़ाई है मुद्रा परिमाण सिद्धांत की, किस तरीके से मुद्रा की पूर्ति में पर जाहिर हो रहा है। अब हम प्रतिष्ठित सिद्धांत में
प्रतिष्ठित सिद्धांत में ब्याज के संबंध में बात करें तो प्रतिष्ठित सिद्धांत ये मानता है कि जो ब्याज है इसके लिए मानता है कि ब्याज को इन्होंने पूंजी का प्रतिफल माना है और बचत तथा निवेश में साम्य स्थापना का कार्य भी ब्याज की दर करती है। तो यहाँ पर अगर मैं कहती हूँ सेविंग इज़ द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये मानते हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कि सेविंग किसका फलन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। इसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट किसका फलन माना है, ये भी इसको इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट का फलन माना है। तो अगर रेट ऑफ तो जहाँ पर ये मानते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ डिसाइड होगी, जहाँ पर ये मानते हैं कि जहाँ सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट होगा वहाँ पे आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्याज दर बढ़ने पर चूँकि मैं आपको बता देती हूँ कि ब्याज दर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती पॉजिटिव प्रत्यक्ष संबंध है और इन्वेस्टमेंट के साथ में इसका रिलेशन है नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, तो इन दोनों का जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम इस तरीके से बनेगा। आप ये यहाँ पर आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट आप यहाँ ले लीजिए, ब्याज की दर यहाँ ले लीजिए। ठीक है, और आप यहाँ देखिए जैसे जैसे ब्याज की दर बढ़ती है, आप ब्याज की दर बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट आपका गिरता जाता है और इसी तरीके से ये इन्वेस्टमेंट आ गया और सेविंग का फलन बढ़ता जाता है। तो ये जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर ब्याज की दर का निर्धारण हो जाएगा। क्लासिकल प्रणाली में अगर मजदूरी दर की बात करें तो प्रतिष्ठित आर्थिक सिद्धांत में मजदूरी दर का रोजगार को निर्धारक घटक माना गया है। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार मजदूरी दरों में नम्यता होती है। अगर श्रम की मांग स्थिर रहते हुए श्रम की पूर्ति बढ़ती जाती है तो मजदूरी दर घट जाती है, यानी सप्लाई बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, अगर वर्कर्स की सप्लाई बढ़ेगी तो मजदूरी दर घटेगी। घटी हुई मजदूरी दरों पर ही अतिरिक्त श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना संभव है। इस प्रकार श्रम की मजदूरी उसकी सीमांत उत्पादकता के द्वारा निर्धारित होती है, यानी कोई व्यापारी या प्रोड्यूसर कब श्रम की मांग करेगा, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के आधार पर उसकी डिमांड करेगा। ठीक है, क्लासिकल अर्थशास्त्र में अगर मजदूरी दर का श्रम की पूर्ति एवं मांग तथा दोनों में साम्य से रोजगार के स्तर का निर्धारण का समीकरण हम ये देखते हैं। यहाँ पर ये जो डिमांड है, लेबर डिमांड किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये डिपेंड कर रही है W/P यानी वास्तविक मजदूरी, और ये इसका ऋणात्मक फलन है। ठीक है, यानी वास्तविक मजदूरी का ऋणात्मक फलन है। लेबर डिमांड कौन कर रहा है, लेबर डिमांड कर रहा है प्रोड्यूसर। ठीक है, और श्रम ये वास्तविक मजदूरी। अब आप भी जानते हैं कि एक प्रोड्यूसर कम मात्रा पे अधिक लेबर लेना चाहेगा और अगर लेबर वास्तविक मजदूरी बहुत ज़्यादा है तो वो लेबर की डिमांड कम कर देगा, तो इनके बीच में ऑटोमेटिकली कौन सा रिलेशन बन रहा है, नेगेटिव रिलेशन बन रहा है। इसी तरीके से अब मैं अगर इस समीकरण को ऐसे भी ले सकती हूँ कि W हम क्या लिखते हैं, वास्तविक मजदूरी। तो MPPL वास्तविक मजदूरी श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता पर निर्भर करता है। ये जो वास्तविक मजदूरी है ये किस पर निर्भर करती है, सीमांत श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता पर निर्भर करती है। इसी प्रकार से सप्लाई किस पर निर्भर करती है, सप्लाई निर्भर कर रही है यहाँ पे वास्तविक मजदूरी का धनात्मक फलन है। जैसे ही वास्तविक मजदूरी बढ़ती है तो लेबर की सप्लाई बढ़ जाएगी, इसी प्रकार से वास्तविक मजदूरी कम होती है तो लेबर सप्लाई अपने आप ही गिर जाएगी। अब इन दोनों के बीच में जब श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति आपस में जब इन दोनों के बीच में साम्य होगा तो वहाँ पर क्या डिसाइड होगा, वहाँ पर डिसाइड होगा वास्तविक मजदूरी दर डिसाइड होगी। ठीक है, तो इसको ये आपका यहाँ पर ये डिसाइड होगा। यहाँ पर आप देखिए कि श्रम की मांग वास्तविक मजदूरी के विपरीत दिशा में चलती है। ठीक है, अगर वास्तविक मजदूरी दर घटती है तो श्रम की मांग बढ़ती है, जैसा कि मैंने बताया है, और इसका उल्टा भी उतना ही सत्य है, जबकि वास्तविक मजदूरी में के बढ़ने पर श्रम की मांग घटती है। ठीक है, समीकरण 2 में बताया कि वास्तविक मजदूरी दीर्घकाल में श्रम के सीमांत भौतिक उत्पादकता के बराबर होनी चाहिए, यानी एक प्रोड्यूसर किसी व्यक्ति को कितना पे कर रहा है ये है उसके द्वारा उत्पादित वस्तु के बराबर होना चाहिए या उस उत्पादित वस्तु की कीमत के बराबर होना चाहिए, तभी तो वो उसे मजदूरी देगा। अदरवाइज वो क्यों घाटे में जाकर किसी को मजदूरी देगा, वो मजदूरी उतनी ही देगा जितना कि उसके द्वारा उत्पादन किया गया है। ठीक है, और आप इसको
समीकरण 2 के आधार पे वास्तविक मजदूरी से मौद्रिक मजदूरी ज्ञात करने के लिए श्रम की भौतिक उत्पत्ति को उसके द्रव्य मूल्य से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, वास्तविक मजदूरी से मौद्रिक मजदूरी अगर हमें ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब क्या हुआ, श्रम की एक अतिरिक्त इकाई को अगर हम उत्पादन में लगाते हैं तो उत्पादन में कितनी अतिरिक्त वृद्धि होती है, वो तो हो गई आपकी सीमांत भौतिक उत्पादकता। अब इस सीमांत भौतिक उत्पादकता को कीमत से अगर हम गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, सीमांत आय उत्पाद ज्ञात होगी। इससे क्या कहा जाता है, मौद्रिक मजदूरी भी कहा जाता है। ठीक है, अब आप देखते हैं कि श्रम की पूर्ति को वास्तविक मजदूरी का धनात्मक फलन बताया गया है, यानी के सामने आपके क्या है, मजदूरी को डिसाइड करेगा। अब अगर हम उत्पादन और रोजगार की बात करें, उत्पादन व रोजगार की बात करें तो यहाँ देखिए कि ये मान्यताओं के आधार पे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या मानते हैं कि उत्पादन किसका फलन है। उत्पादन मानते हैं यह किसका है, यहाँ पर कैपिटल आ गया, ये लेबर आ गया, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी आ गया, इसके बाद में आपके है ना ये लेबर ये आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एन का मतलब पॉपुलेशन है, ठीक है, तो ये सब आ गया है। अब अगर मान लीजिए आपके नहीं, एन का मतलब पॉपुलेशन नहीं है, यहाँ पे आपके एन का है लेबर की नंबर ऑफ लेबर, ठीक है। तो जब आप इसमें देखिए यहाँ पे रोजगार का निर्धारण श्रम की मांग व पूर्ति के सामने से होता है। तो यहाँ पर ये जो एन है ये रोजगार की मात्रा है, ठीक है। तो ये डिपेंड तो यहाँ पर जो उत्पादन है, उत्पादन के को इन्होंने माना है कि उत्पादन किस है। अब यहाँ पर इन्होंने कैपिटल, टेक्नोलॉजी और आपके ये है देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन, ये सभी इन्होंने क्या माना है। और इसके बाद में मानते हैं कि उत्पादन किस पर निर्भर करता है, उत्पादन निर्भर कर रहा है रोजगार की मात्रा पर। या मैं ठीक है, अब अगर मान लीजिए इसको आगे हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए मैं नंबर ऑफ लेबर की बढ़ा देती हूँ, लेबर की संख्या बढ़ा देती हूँ तो उत्पादन बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, ठीक है ना। ये तो आप इसको आगे देखेंगे, ये आप यहाँ देखिए कि उत्पादन जो है, उत्पादन किसका फलन है, यहाँ पर उत्पादन फलन बता दिया है यहाँ पर है ना रोजगार का, ठीक है, रोजगार का फलन है। और बाकी सबको इन्होंने कांस्टेंट कर लिया है, KTL इनको इन्होंने सबको यहाँ पर इन्होंने कांस्टेंट कर दिया है। तो कांस्टेंट करने पर ये जो आपका ये इस तरीके से आ रहा है, ये क्या बता रहा है कि उत्पादन बढ़ता है। और ये बढ़ कैसे रहा है, जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट की मात्रा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उत्पादन आपका बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। और ये जो रोजगार की मात्रा है ये कैसे डिसाइड होगी, ये डिसाइड होगी आपके नीचे देखिए, रोजगार की मात्रा का डिसाइड कैसे होगा, लेबर की सप्लाई और लेबर की डिमांड, ये दोनों आपस में जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे रोजगार की मात्रा का निर्धारण हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि हमने लास्ट पढ़ा था कि लेबर की सप्लाई धनात्मक फलन है वास्तविक मजदूरी का, और लेबर की डिमांड ऋणात्मक फलन है। तो ये दोनों जहाँ एक दूसरे को काटेंगे वहाँ पर क्या है कि वास्तविक मजदूरी डिसाइड हो जाएगी, ठीक है। और वहीं पर आपके और ये जब एम्प्लॉयमेंट की मात्रा से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट आपने लगाया, इस एम्प्लॉयमेंट से उत्पादन कितना बड़ा है, ये इस तरीके से आपके पता चल जाएगा, ठीक है। इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा थोड़ा सा। अब आगे यहाँ आप देखिए कि प्रतिष्ठित इसमें क्लासिकल सिद्धांत में श्रम की मांग एवं पूर्ति की शक्तियों से रोजगार का निर्धारण हो रहा है, जबकि उत्पादन का निर्धारण रोजगार के स्तर के द्वारा निर्धारित होता है। अब यहाँ आप देखिए आगे प्रतिष्ठित रोजगार में क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र। प्रतिष्ठित आर्थिक सिद्धांतों में समष्टि अर्थशास्त्र अंतर्निहित था, क्योंकि उसमें कुल उत्पादन एवं रोजगार के साम्य स्तर, वास्तविक मजदूरी द्वारा श्रम की मांग एवं पूर्ति में संतुलन, ब्याज दरों द्वारा कुल बचतों एवं कुल निवेशों में संतुलन, मुद्रा की मांग एवं पूर्ति का संतुलन, सामान्य कीमत स्तर तथा मौद्रिक मजदूरी का निर्धारण आदि की यहाँ पर विस्तृत व्याख्या की गई है। अब अगर हम इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, ये है पूर्ण रोजगार को एक सामान्य अवस्था मानते हैं,
नियमित एवं स्वसमायोजित अर्थव्यवस्था की यहाँ कल्पना की गई है। और ये हम सब रीड आउट कर चुके हैं। ओवर प्रोडक्शन नहीं होता है, किसी प्रकार की बेरोजगारी नहीं है। ये एक दीर्घकालीन सिद्धांत है, अल्पकालीन सिद्धांत नहीं है। अगर इसको इक्वेशन के रूप में आप यहाँ देखें तो ये इक्वेशन देख सकते हैं। आउटपुट का डिसीजन कैसे हो रहा है? लेबर की एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। एम्प्लॉयमेंट का डिसीजन कैसे हो रहा है? लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, उससे आपका रोजगार का निर्धारण हो रहा है। मौद्रिक क्षेत्र के संतुलन, ये तो हो गए वास्तविक क्षेत्र हो रहा है। अब अगर हम मौद्रिक क्षेत्र की बात करें तो मौद्रिक क्षेत्र में यह आपने फिशर इक्वेशन पढ़ी है और ये आप ये देख सकते हैं जो क्लासिकल इकोनॉमी है उनका ये पूरा डायग्राम है। और इस डायग्राम के अंतर्गत ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये तो बता रहा है, यानी ये डायग्राम और ये डायग्राम ये तो वास्तविक क्षेत्र को बता रहा है, ठीक है। और ये जो है आपका ये मौद्रिक क्षेत्र को बता रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से W अपॉन ये आपका एम्प्लॉयमेंट डिसाइड हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट से आउट PT बराबर MV होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको ट्रेड की मात्रा यानी आउटपुट की मात्रा तो आपको पता ही चल गई है, ठीक है। उसको कीमत से गुना करेंगे तो आपको देश में मुद्रा की कुल पूर्ति के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। अब चूंकि मुद्रा की पूर्ति दी हुई है, हम ये मान लेते हैं, तो ये मुद्रा की पूर्ति दी हुई होने पर, ठीक है। अब यहाँ से उत्पादन जो डिसाइड हुआ है वो उत्पादन जब आप यहाँ लेके जाएंगे मुद्रा की पूर्ति से, तो उससे कीमतों का डिटर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक है। कीमतों के डिटर्मिनेशन से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ मौद्रिक मजदूरी निकाल सकते हैं। चूँकि वास्तविक मजदूरी दी हुई है, मौद्रिक मजदूरी आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ जो आपके लंबावत फलन है वो W यानी W दे रखा है मौद्रिक मजदूरी को, और जो आपके आधार पे जो दिया गया है वह कीमतों को दिया है। कीमतें दी हुई है इधर से, ठीक है। और ये जो वास्तविक मजदूरी के ये जो कर्व बने हुए हैं, ये W/P1 और P2 इस तरीके से ये दो बने हुए हैं आपके, ठीक है ना। जहाँ पर ये है P आपका इंटरसेक्ट करेगा, वहाँ से आप लंबवत में आप मौद्रिक मजदूरी को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका क्लासिकल मॉडल हो जाता है। इस डायग्राम को आप डिटेल में यहाँ नीचे इसके एक्सप्लेनेशन दी है, इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। वास्तविक मजदूरी ये रेखा दूरी पर ही अधिक श्रमिकों को काम पर लगाया जा सकता है। किंतु अगर मौद्रिक मजदूरी में कमी सामान्य कीमत स्तर में गिरावट के बराबर ही रही तो वास्तविक मजदूरी में कमी नहीं होगी और रोजगार नहीं बढ़ पाएगा। अतः मूल्य स्तर में गिरावट मौद्रिक मजदूरी की गिरावट के मुकाबले कम होगी, तभी वास्तविक मजदूरी गिरेगी, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप ये आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप समझ पा रहे हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है आपको। अब अगर मान लीजिए श्रम की मांग में परिवर्तन आ जाता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखिए श्रम की मांग में परिवर्तन आने पर आप यहाँ देख सकते हैं ये जो डिमांड कर्व है लेबर मजदूरी बढ़ रही है, साथ में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया है आपका। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से उत्पादन आपका बढ़ गया है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो वास्तविक मजदूरी है, चूँकि वास्तविक मजदूरी बढ़ गई है तो ये आपका ये जो वास्तविक मजदूरी की जो रेखा है ये भी बढ़ गई है, ठीक है। ये W/P2 हो गई है ना। अब आप यहाँ देखिए जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है वैसे ही आपका जो उत्पादन फलन है वह उत्पादन फलन भी O से O' हो गया है, बढ़ गया है, ठीक है। यहाँ पर आपका उत्पादन बढ़ जाता है। उत्पादन के बढ़ने से आप क्या कर पा रहे हैं, आपको मुद्रा की पूर्ति दी हुई होने पर ये क्या है कि जैसे ही यहाँ पर MV को यहाँ स्पर्श करेगा,
स्पर्श करने के बाद में यहाँ पर आपकी कीमतों का डिटर्मिनेशन हो जाएगा। कीमतें के डिटर्मिनेशन से आपका ये जो बढ़ा हुआ वास्तविक मजदूरी दर रेखा है, ये जहाँ पर कीमतों को ये काटेगा वहाँ पर आपके वास्तविक ये मौद्रिक मजदूरी का डिटर्मिनेशन हो जाता है। तो आप ये देखिए कि लेबर श्रम की मांग में परिवर्तन होने से क्या फ़र्क पड़ता है, यानी श्रम की मांग बढ़ गई है। तो अब आप क्या देखिए कि जैसे ही लेबर की डिमांड बढ़ा दी गई तो उससे क्या प्रभाव पड़ा, उससे देखिए आप यहाँ पर जो प्रभाव है उत्पादन बढ़ा है। ठीक है, उत्पादन के बढ़ने के अलावा और क्या हुआ है, यहाँ पे कीमतों में कमी आई है। कीमतों में कमी आई है, वास्तविक मजदूरी क्या हुई है, बढ़ी है। वास्तविक मजदूरी, मौद्रिक मजदूरी क्या है, मौद्रिक मजदूरी भी बढ़ी है। तो ये सारे इम्पैक्ट आए। आपको ये बताना पड़ेगा कि श्रम की मांग में परिवर्तन का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उत्पादन पे, रोजगार पे, सभी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसी तरीके से आप और चीज़ भी ले सकते हैं कि श्रम की सप्लाई बढ़ने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मौद्रिक मजदूरी बढ़ने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी तरीके से आप ये ले सकते हैं। आप यहाँ देखिए, अगर हम कठोर मौद्रिक द्रव्य मजदूर है, वो एक टाइम बाद में इससे नीचे नहीं जा पाता है। ठीक है, जबकि आपने अभी तक जो मान्यताएं पढ़ी, मान्यताओं में क्या है कि मौद्रिक मजदूरी में नम्यता है। नम्यता की वजह से क्या प्रभाव पड़ रहा है कि जैसे ही श्रम की मांग और पूर्ति में कोई भी इम्बैलेंस आता है, वो इम्बैलेंस आपका ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। लेकिन अब अगर मान लीजिए श्रम की मजदूरी जो है वह क्या है कि मौद्रिक मजदूरी एक नीचे के इस लेवल से नीचे नहीं जाती है। ठीक है, मौद्रिक मजदूरी इससे नीचे नहीं जा रही है, इससे ऊपर शिफ्ट हो जाएगी लेकिन नीचे नहीं जाएगी। तो ऐसे में क्या स्थिति रहेगी, ऐसे में क्या परिवर्तन आएगा, वो हम देखते हैं यहाँ आप देखिए, ऐसी स्थिति जिसमें मौद्रिक मजदूरी दरों में कठोरता हो तो उत्पादन, कीमतों एवं रोजगार पर उसका प्रभाव ये होगा कि ऊंची मजदूरी दर पर श्रम की मांग कम और पूर्ति अधिक होने से अर्थव्यवस्था में रोजगार के नीचे स्तर पर ही श्रम की मांग एवं पूर्ति में साम्य स्थापित हो जाएगा। मौद्रिक मजदूरी दर W2 पर कठोरता पर यह आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं। ये आप देखिए कि मौद्रिक मजदूरी मान लीजिए ये यहाँ पर W2 है ना, ये यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट हो गई है, इससे नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, मौद्रिक मजदूरी। अब आप ये देखिए कि मौद्रिक मजदूरी W2 पर कठोरता पर वास्तविक मजदूरी दर के श्रम आधिक्य रहेगा, जो श्रम बाजार में असंतुलन तथा N2 N3 के बराबर बेरोजगारी का द्योतक है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री चूंकि बेरोजगारी मानते नहीं हैं, इसलिए ये मानते हैं कि मजदूरी दर में अनियमितता के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई है, वे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं मानते, क्योंकि ये मानते हैं कि मजदूरी दरें नम्य होती हैं और यहाँ मजदूरी दर में कठोरता ही बेरोजगारी का कारण है। आप ये डायग्राम देखिए, अगर मान लीजिए इससे नीचे मौद्रिक मजदूरी नहीं होगी तो ऐसी परिस्थिति में आपका ये जो वास्तविक मजदूरी का जो कर्व है, ये ऊपर वाला कर्व रहेगा वास्तविक मजदूरी का। ठीक है ना, इस कर्व पे आप यहाँ देखिए, इसको यहाँ पर ये जो कर्व है, इसकी वजह से आप कीमतें देखिए, कीमतें आपका P1 आ रहा है। ठीक है, और इस कीमतों पर आप क्या कर पा रहे हैं, यहाँ आप देखिए कि श्रम की जो मांग है वह मांग कितना श्रम की मांग ON2 है, जबकि पूर्ति, ठीक है, यहाँ देखिए ON2 श्रम की मांग है यह। ठीक है, ON2 ये यहाँ पे श्रम की मांग है, जबकि जो श्रम की पूर्ति है वो पूर्ति कितनी है, ON3। तो यानी जो बेरोजगारी है वह कितनी है, N2 N3 के बराबर की बेरोजगारी आपके यहाँ प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब आगे आप देखिए मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए मनी सप्लाई में चेंज कर दिया जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो आप इस डायग्राम में देखिए। ठीक है, ये आपका श्रम की मात्रा पता चलती है, ये रोजगार की मात्रा पता चल रही है। रोजगार की मात्रा से आप क्या कर पा रहे हैं कि चूँकि मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई है, तो ऐसी स्थिति में ये जो आपका आउटपुट है, ये मौद्रिक कर्व ये आपके यहाँ पर जाके इसको इंटरसेक्ट करेगा, इससे कीमतें बढ़ गई हैं।
ठीक है। कीमतों के बढ़ने से क्या हुआ है, ना तो वास्तविक मजदूरी के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, वास्तविक मजदूरी भी उतनी ही है, सिर्फ प्रभाव किस पे पड़ा है, यानी मुद्रा की मनी सप्लाई अगर आप बढ़ा देंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका सिर्फ प्राइस के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, यानी कीमतें बढ़ेगी, मौद्रिक मजदूरी बढ़ेगी, लेकिन W/P यानी वास्तविक मजदूरी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बाकी और सभी चीज़ें आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट वगैरह सभी आपके यहाँ कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। अगर हम इस मॉडल को क्लासिकल मॉडल को अगर हम बचत और निवेश के साथ समझाएं तो आप इसमें देख सकते हैं बचत और निवेश के साथ में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जो वीडियो में बताया था, इन्वेस्टमेंट को लिया था। अभी मैंने इसी वीडियो में मैंने आपको अभी जो देखा था हमने वीडियो, उसमें मैंने सेविंग और इन्वेस्टमेंट को वर्टिकल बता दिया था, तो वो मेरी मिस्टेक है, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखिए, ये जो पूरा क्लासिकल मॉडल है बचत और निवेश के साथ में सारा मॉडल दिया गया है, ये आप इस मॉडल को अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब अगर हम क्लासिकल मॉडल की बात करें तो ये तो हमारा हो गया क्लासिकल मॉडल। अगर इस पर किन्स की आलोचनाओं की बात करें, किन्स ने क्या क्या आलोचना दी है, तो जैसा कि हमने जब से का नियम पढ़ा था बाजार में कि पूर्ति अपनी मांग देती है, जैसा कि से ने नियम दिया था, उस नियम को हमने वहीं देख ली थी कि ऐसा नहीं होता है, मांग अपनी पूर्ति सृजित करती है, ना कि पूर्ति अपनी मांग सृजित कर पाती है। नेक्स्ट, मजदूरी के दरों में कटौती बेरोजगारी का हल नहीं है। यही मानते हैं कि जब भी बेरोजगारी होती है आप मजदूरी, मौद्रिक मजदूरी के अंदर परिवर्तन करके आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हर समय ऐसा करना संभव नहीं है। अगर उन मजदूरों को उनके निर्वाह स्तर से नीचे की मजदूरी दी जाएगी तो वो किस तरीके से पॉसिबल है कि उस समय भी वे रोजगार पे ही टिके रहेंगे, तो ये हल नहीं है परमानेंटली। इसी तरीके से पूर्ण रोजगार एवं संतुलित अर्थव्यवस्था के लिए राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है। चूंकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि खुली अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, इसमें ये राज्य के हस्तक्षेप को कम से कम मानते हैं, जबकि कहीं ना कहीं राज्य का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये रोजगार के लिए, उत्पादन के लिए राज्य का प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मानते हैं कि बचत और विनियोग में संतुलन कैसे स्थापित होगा, ब्याज की दरों से। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मानते हैं जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, या आप किन्स को मान सकते हैं, वे मानते हैं कि बचत और विनियोग में संतुलन ब्याज की दर से ना होकर आय के स्तर से होता है। ठीक है। ये मानते हैं कि आय के स्तर डिसाइड करता है कि आपका कि बचत और विनियोग कहाँ पर, यानी मैं कहूँ जैसा कि क्लासिकल क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। आधुनिक अर्थशास्त्री मानते हैं इन्वेस्टमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ, ये क्या मानते हैं, इनकम को। इसी तरीके से सेविंग इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक है। ये ब्याज की दर को नहीं मानते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक एवं मिथ्या धारणा है। व्यापार चक्रों की व्याख्या करने में यह प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र अपने आप में ये सिद्धांत असमर्थ रहा है। प्रतिष्ठित सिद्धांत में वास्तविक क्षेत्र को मौद्रिक क्षेत्र से अलग कर दिया गया, लेकिन अगर देखा जाए तो ये दोनों क्षेत्र आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे, जब किन्स की थ्योरी पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति नहीं है। अल्प रोजगार की स्थिति सामान्य एवं संतुलन की स्थिति होती है। अल्प रोजगार संतुलन की स्थिति सामान्य स्थिति होती है, न कि पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार तो ऐसी स्थिति है जिसे प्राप्त करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो अर्थव्यवस्था में हमेशा अल्प रोजगार की स्थिति हमेशा रहेगी, तो यह एक सामान्य स्थिति है। दीर्घकालीन विश्लेषण का व्यावहारिक जीवन में विशेष महत्व नहीं होता है। हम अल्पकाल में जीते हैं, दीर्घकाल अगर हम बहुत दूर का सोचेंगे तो हमारी जो अल्प नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ये दिन रात की जो परेशानी है उनको हैंडल नहीं कर पा रहा है, ये लॉन्ग टर्म के सॉल्यूशन को देखने में लगा हुआ है। आगे हैं साधनों का अपव्यय और उचित आवंटन का अभाव।
नेक्स्ट, मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका की इन्होंने उपेक्षा की है। ये मानते ही नहीं है कि सरकार का रोल होना चाहिए। अब जब सरकार का रोल नहीं होना चाहिए तो राजकोषीय नीतियों की क्या ज़रूरत है, ठीक है। मुद्रा मान की इन्होंने अपूर्ण व्याख्या की है। ये सिर्फ और सिर्फ मुद्रा का उद्देश्य क्या मानते हैं, लेन देन के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मुद्रा संचयन और सट्टे का कार्य भी करती हैं। और आधुनिक युग में प्रतिष्ठावादी सिद्धांत की मान्यता भ्रमपूर्ण है, क्योंकि आधुनिक युग में श्रम संघों की मजदूरी, सरकार का न्यूनतम मजदूरी कानून, अब अगर मान लीजिए ये तो कहते हैं कि मौद्रिक मजदूरी दरों में नीचे तक आप माने इतनी फ्लेक्सिबल है कि उसे बहुत नीचे कर सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में आप खुद भी देखते हैं कि किस तरीके से सरकार न्यूनतम मजदूरी कानून बनाती है, किस तरीके से श्रमिक संघ हड़ताल पे चले जाते हैं अगर कारखाने के जो मालिक हैं मजदूरी में कटौती करते हैं। तो ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप मौद्रिक मजदूरी में कटौती कर सको, ठीक है। इस प्रकार किन्स ने क्लासिकल मॉडल की आलोचनाएं की हैं और आज के आधुनिक युग में यह ऐतिहासिक घटना बन कर रह गया है, क्या, क्लासिकल मॉडल, ठीक है। और लेकिन अगर हम देखें तो किन्स के मॉडल के लिए एक आधार बना है क्या, क्लासिकल मॉडल, क्योंकि क्लासिकल मॉडल की जो कमियां रही है उसी को दुरुस्त करके किन्स ने अपना मॉडल दिया है। तो आगे हम किन्स का मॉडल भी देखेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से ये क्लासिकल मॉडल की कमियों को उजागर करता है। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में क्लासिकल मॉडल की प्रासंगिकता की बात करें तो आप यहाँ पर इन पॉइंट्स को देख सकते हैं। बेरोजगारी की समस्या का उचित हल संभव नहीं, बोलबाला है। मुद्रा की पूर्ति एवं कीमत स्तर में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दोनों ही विचित्र स्थितियां साथ साथ हैं। वास्तविक क्षेत्र तथा मौद्रिक क्षेत्र का परस्पर घनिष्ठ संबंध। क्लासिकल मॉडल अर्थशास्त्रियों के विचारों की भारतीय अर्थव्यवस्था में सीमित सार्थकता, अगर एक क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्लासिकल मॉडल जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में सीमित रूप से सार्थक है। तो इसमें आप यहाँ पर इन पॉइंट्स को देख सकते हैं कि इसकी रिलेवेंस कितनी है क्लासिकल थॉट्स की भारतीय इकोनॉमी में। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, फिर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से हल्के फुल्के क्वेश्चन 5-5 नंबर में आपके बन जाते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अगर इस लेसन की बात करें तो इस लेसन में आपकी क्लासिकल थ्योरी को आपको डिटेल से पढ़ना है, उसे अच्छे तरीके से इसके डायग्राम के थ्रू आपको इसको एक्सप्लेनेशन करना है। आप अपनी कॉपी के अंदर आप इस क्लासिकल मॉडल को अच्छे से उतारिए विथ डायग्राम, आप उसको प्रैक्टिस करिए कि किस तरीके से क्लासिकल मॉडल आपको समझा रहा है कि आय व रोजगार का निर्धारण किस तरीके से होता है। और इसकी आलोचनाएं भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आलोचनाएं किन्स की थ्योरी का बेस बनती हैं। तो आप इसको एक बार रीड आउट कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे किसी भी माध्यम से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।